शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। नवरात्र व दशहरा पर्व निपट जाने के बाद अब बड़ी बेसब्री से लोग दीपावली पर्व के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ दीपावली पर्व को लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसके तहत सभी परिवारों द्वारा घर के सभी सदस्यों के लिए दीपावली पर्व पर नए कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब शहर के कपड़ा बाजारों में अच्छी खासी ग्राहकी व तेजी देखी जा रही है। इन दिनों शहर के सभी कपड़ा प्रतिष्ठानों में जहां एक ओर महिलाओं द्वारा जमकर साड़ियों की खरीदारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्ग में बच्चा कंपनी से लेकर युवाओं व बुजुर्गों के लिए पारंपरिक परिधान खरीदे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना काल के समय सन्नाटे में डूबे रहने वाले कपड़ा बाजार में इस समय उल्लासपूर्ण व चैतन्यमय वातावरण देखा जा रहा है। नागपुर हाईवे स्थित नांदगांव टोल नाके को लेकर आसपास के छोटे गाँव वासियों को कई मुश्किलों का लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है, जबकि नांदगांव पेट वासियों को टोल नाका से मुक्ति दी गई। ऐसे में अब एक कृति समिति ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए मोर्शी व वरुड़ वासियों को भी नांदगांव पेट टोल नाका से छूट देने की मांग की है, जिसे लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दिए जाने का इंतजार किया जा रहा है। यह मंजूरी मिलते ही मोर्शी व वरुड़ के व्यापारियों समेत किसानों को इसका सबसे अधिक लाभ मिल पाएगा और जिले के मोर्शी व वरुड़ तहसील के नागरिकों को बहुत जल्द नांदगांव पेट स्थित टोल नाके के बोझ से शीघ्र ही छूट मिलने के संकेत हैं। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के मार्फत विगत 26 अक्टूबर से शुरू की गई अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए सोमवार 2 नवंबर अंतिम दिन रहा। विद्या परिषद के निर्णयानुसार महाविद्यालय स्तर पर विगत 7 दिनों के दौरान पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुचारू ढंग से ली गई हैं, जिसके तहत परीक्षाओं को तय समयावधि के भीतर पूर्ण करने हेतु सरकारी अवकाश वाले दिनों में भी महाविद्यालय स्तर पर परीक्षा का संचालन जारी रहा। विद्यापीठ द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा को महाविद्यालय स्तर पर लिए जाने के संदर्भ में लिए गए फैसले के खिलाफ विगत सप्ताह विद्यार्थी संगठनों द्वारा कई मोर्चे निकाले गए। साथ ही इस परीक्षा पद्धति को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके अलावा कुछ बहिशाल परीक्षार्थियों ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका भी दायर की थी, लेकिन इसके बावजूद इस परीक्षा के नियोजन व संचालन में कहीं भी किसी तरह का कोई खंड नहीं पड़ा और संभाग के 374 महाविद्यालयों में बड़े सुचारू ढंग से इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया। साथ ही किसी भी परीक्षा केंद्र से किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई और पदवी व पदव्युत्तर विभाग के परीक्षार्थियों ने बड़े आसान ढंग के साथ ये परीक्षाएं दी। अंतिम वर्ष पाठ्यक्रम की परीक्षा निपट जाने के साथ ही पर्यावरण पाठ्यक्रम की परीक्षा आगामी 6 नवंबर को प्रातः 8 से 9 बजे के दौरान ली जाएगी। जो विद्यार्थी इससे पहले इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें भी अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए यह परीक्षा देने की सुविधा होगी। उपरोक्त जानकारी देते हुए परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉक्टर हेमंत देशमुख ने बताया कि इस परीक्षा हेतु सभी प्राचार्यों के ईमेल आईडी पर बहुपर्यायी प्रश्न पत्रिका भेज दी जाएगी। इसके अलावा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने बैकलॉग रहने वाले बहिशाल परीक्षार्थियों की परीक्षा आगामी 4 व 5 नवंबर को लेना निश्चित किया है, जिसके लिए एमए व बीए की परीक्षाओं का नियोजन करते हुए समय सारणी भी तैयार की गई है। वहीं बहिशाल विद्यार्थियों के आसन क्रमांक परीक्षा केंद्र रहने वाले महाविद्यालयों के ईमेल पर भेज दिए गए हैं, जहां से इसकी जानकारी परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। बैकलॉग पाठ्यक्रम की परीक्षा 4 व 5 नवंबर को निपट जाने के बाद प्राचार्यों व केंद्र अधिकारियों को बहिशाल विद्यार्थियों के अंक 8 नवंबर तक विद्यापीठ में भेजने होंगे। ऐसा विद्यापीठ द्वारा सभी प्राचार्यों को ईमेल के जरिए सूचित किया गया है। इस आशय की जानकारी परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉक्टर हेमंत देशमुख द्वारा दी गई है। विगत 28 अक्टूबर को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने प्रीति राहुल तायडे उर्फ प्रीति बबनराव मते द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर 2020 की तारीख घोषित की है। लेकिन विद्यापीठ प्रशासन की ओर से 30 अक्टूबर को एक परिपत्रक जारी कर यह कहते हुए परीक्षार्थियों की दिशा भूल की गई कि हाईकोर्ट ने विद्यापीठ को परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यह मामला अनिर्णित है। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में राहुल तायडे द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि एक ही विद्यापीठ में एक ही विषय की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को एक समान प्रश्न पत्रिका उपलब्ध नहीं कराना अपने आप में भेदभावपूर्ण है। अंतिम वर्ष की परीक्षा का सीधा संबंध विद्यार्थियों की पदवी से होता है और यह विद्यार्थियों के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अमरावती विद्यापीठ ने अपने से संलग्नित रहने वाले सभी महाविद्यालयों को खुद ही अपने स्तर पर अंतिम वर्ष की परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार कर उनका मूल्यांकन करने का आदेश दिया, जो सीधे सीधे विद्यापीठ अनुदान आयोग के नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करने वाली बात है। दिवंगत राज्यपाल दादा साहब उर्फ रासू गवई के पुत्र डॉक्टर राजेंद्र गवई ने यहाँ बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में अपने पिता द्वारा स्थापित दादा साहब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट में चल रही गड़बड़ियों को उजागर करने के साथ ही इस संस्था का संचालन करने वाली अपनी बहन व उनके परिवार के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।
साथ ही कहा है कि उनकी बहन के परिवार द्वारा संचालित की जाने वाली इस संस्था की आर्थिक स्थिति इन दिनों काफ़ी डामाडोल हो गई है और संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विगत 11 माह से वेतन तक अदा नहीं किया गया। ऐसे में वह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी बहन व उसके परिवार के खिलाफ भी संघर्ष करने को तैयार हैं। परंतु एवढी मोठी संस्था आज हात घ्यायला का आली? कर्मचाऱ्यांचे पगार का होत नाही? मी कर्मचाऱ्यांसोबत आहे, मी आणि एक दुसरे विश्वस्त रूपचंद खंडेलवाल आम्ही कर्मचाऱ्यांसोबत आहोत, त्यांच्या आंदोलनासोबत आम्ही आहोत। ते जर उपोषणाला बसले तर मी उपोषणाला बसेल, ते जर रस्त्यावरती उतरले तर मी रस्त्यावरती उतरेल आणि जर ते कोर्टात गेले तर मी त्यांच्यासाठी ट्रस्टीच्या विरोधात कोर्टामध्ये जाईल। जिले में सोमवार 2 नवंबर को कोरोना संक्रमण के पांव उखड़ते दिखाई दिए। विगत कुछ समय से 10 अंकों तक सीमित रह जाने वाली नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में सोमवार को काफ़ी कमी देखी गई, जब सोमवार को केवल 14 लोगों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आने की जानकारी सामने आई। विगत जून जुलाई माह से रफ्तार पकड़ने के बाद पहली बार नए संक्रमितों की संख्या इतनी कम देखी गई है। यहाँ यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह के प्रारंभ से ही कोरोना संक्रमितों की संख्या घटनी शुरू हुई और नवंबर माह के पहले कामकाजी दिवस पर जो जानकारी सामने आई उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब तक लोगों की सांसें फुलाने वाले कोरोना संक्रमण की अब खुद सांसें फूलने लगी हैं और अमरावती से कोरोना संक्रामक बीमारी के पांव उखड़ने लगे हैं। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 9 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 6 पुरुषों व 5 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 8 और ग्रामीण इलाकों के 6 लोगों का समावेश। सोमवार को 57 कोरोना संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 15,414 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 257 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 168 और ग्रामीण क्षेत्र में 160 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। वहीं यह लगातार तीसरा दिन है जब अमरावती में कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक कुल 364 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। वहीं जिले के लिहाज से राहत वाली खबर यह भी है कि अब डबलिंग रेट 333.7 पर जा पहुंचा है। यानी पहले जहां संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने में 151 दिन लगना संभावित था, वहीं अब संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के चलते संक्रमितों की संख्या अनुमानित तौर पर 234 दिनों में दोगुनी हो सकती है। अमरावती मनपा के पूर्व पार्षद रतन डिंडोले ने निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि स्थानीय अमरावती महानगरपालिका में सफाई कामगारों के कुल मंजूर पदों में से कई पद रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से जहां एक ओर अमरावती शहर में साफ सफाई से संबंधित कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अति दलित संवर्ग में रहने वाले वाल्मीकि सुदर्शन समाज के कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में मनपा प्रशासन को चाहिए कि वाल्मीकि सुदर्शन समाज के इन युवाओं को इन रिक्त पदों पर नियुक्ति देते हुए शहर की साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए और इन बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय किया जाए। अपनी मिठाइयों सहित नमकीन व बेकरी उत्पादों के लिए देश विदेश में विख्यात रहने वाली हल्दीराम कंपनी का अत्याधुनिक व सर्व सुविधायुक्त शोरूम बहुत जल्द अमरावती शहर में खुलने जा रहा है। स्थानीय ख्यातनाम व्यवसायी अशोक जगमलानी व गिरीश जगमलानी ने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी प्राप्त की है और जगमलानी परिवार द्वारा राजकमल चौक भोंगाड़ी कॉम्प्लेक्स के बीच नमूना परिसर के बाहर स्थित ड्रीम्स लैंडमार्क के शॉप नंबर 18, 19 व 20 में हल्दीराम कंपनी का शोरूम शुरू किया जा रहा है, जहां पर मिठाई की 50 से अधिक, नमकीन की 60 से अधिक और बेकरी की 20 से अधिक वेराइटियां अलग अलग वजन वाली पैकिंग में बिक्री हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी। इस उपक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए गिरीश जगमलानी ने बताया कि हल्दीराम का शोरूम अमरावती में आने से लोगों को नमकीन, मिठाई व बेकरी सेगमेंट में नए स्वाद व नई वेराइटी का पर्याय उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि शहर के लिहाज से यह अपनी तरह का सबसे अलग और सबसे पहला कंपनी शोरूम होगा। करीब 550 स्क्वायर फीट में शुरू किया जा रहा यह फ्रेंचाइजी शोरूम पूरी तरह से हल्दीराम जैसी विश्वविख्यात कंपनी के मापदंडों के अनुरूप होगा, जहां पर विभिन्न उत्पादों का बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले करने के साथ ही ग्राहकों को सभी उत्पादों का पैकिंग में काउंटर सेल किया जाएगा। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सोमवार को गुलाबी इल्लियों की वजह से खराब हुई कपास की फसल के नुकसान का जायजा लेने हेतु सोमवार को पुसदा, गोपालपुर व कठोरा परिसर का दौरा किया। इस समय किसानों के खेतों में जाकर इल्लियों की वजह से खराब हुई फसलों का प्रत्यक्ष मुआयना करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि नुकसान प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता दिलाने हेतु सरकारी व प्रशासनिक स्तर पर तमाम प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने इस दौरे में अपने साथ उपस्थित तहसीलदार संतोष काकड़े व कृषि अधिकारी अविनाश पांडे को क्षतिपूर्ति मुआवजे हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। स्थानीय मूर्छी रोड स्थित संत गाड़गे बाबा व्यापारी संकुल में एक साथ एक से अधिक दुकानें खरीदने वाले कई दुकानदारों ने उन दुकानों के बीच का पार्टीशन तोड़कर उसे मॉल व शोरूम की तरह बना लिया है, जबकि दुकान में किसी भी तरह की तोड़फोड़, बदलाव या दुरुस्ती करने से पहले मनपा की अनुमति लेना आवश्यक होता है, जो इन दुकानदारों द्वारा नहीं ली गई। ऐसे में जहां एक ओर मनपा के साथ किए गए करारनामे का भंग हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस तोड़फोड़ की वजह से मार्केट को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जिन दुकानदारों द्वारा पार्टीशन वॉल तोड़ी गई है, उन्हें तत्काल सील करते हुए उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस आशय का ज्ञापन
शिवसेना के उप शहर प्रमुख नंदकिशोर काले ने निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे गए ज्ञापन में की है। स्थानीय इरविन चौराहे पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले से सटी निजी मिल्कियत वाली जमीन को खरीदने और वहां पर डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक परिसर हेतु सौंदर्यीकरण करने का काम विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ा है और मनपा प्रशासन द्वारा इस काम हेतु अपेक्षित गति से कदम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि मनपा प्रशासन द्वारा पिछड़ा वर्गीय लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद किया जाए और तुरंत ही इस जमीन के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए इस मामले में अदालती प्रक्रिया को त्वरित निपटाने के लिए काम किया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन बसपा की मनपा पार्षद निर्मला सुदाम बोरकर एवं एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे ज्ञापन में की गई है। विगत मार्च माह से सरकारी कामकाज करने वाले कई ठेकेदारों के अनेकों बिल निधि के अभाव में प्रलंबित पड़े हैं। ऐसे में ठेकेदारों को कई तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों सहित माल की आपूर्ति करने वाले लोगों का भुगतान नहीं कर पा रहे। ऐसे में यदि ठेकेदारों को जल्द से जल्द उनका भुगतान नहीं किया गया तो सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा ठिया आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आशय की चेतावनी विदर्भ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को सौंपे ज्ञापन में दी गई है। जिले में अब कोरोना का संक्रमण काफ़ी हद तक नियंत्रण में आने लगा है। ऐसे में अब कई स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं सहित सहकार क्षेत्र में 1396 तरह के चुनावों का बिगुल बजना तय है और दीपावली के बाद राजनीतिक आतिशबाजी होने की भी पूरी संभावना है, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग सहित सहकार प्राधिकरण में कामकाज की गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण काम रहने वाले प्रभाग रचना व मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। ऐसी जानकारी निर्वाचन विभाग के सूत्रों द्वारा दी गई है। आगामी समय के दौरान अमरावती जिले में 582 ग्राम पंचायतों, 803 सहकारी संस्थाओं, 9 फसल मंडियों व 2 जिला परिषद सर्कलों में चुनाव करवाए जाने हैं। इसके साथ ही संभागीय स्तर पर शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भी होगा, जिसकी वजह से माहौल काफ़ी चुनावी गहमा गहमी वाला रह सकता है। घर में खाद्य पदार्थ तैयार कर उनकी बिक्री करने वाले और केवल डिलीवरी आधारित रेस्टोरेंट का व्यवसाय करने वाले लोगों को भी अब अपना पंजीयन कराना आवश्यक रहेगा। खाद्यान्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा इस आशय का एक परिपत्रक जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि घर में खाद्य पदार्थ तैयार कर उनकी बिक्री करने वाले और केवल डिलीवरी आधारित रेस्टोरेंट को भी अब अपना पंजीयन कराना आवश्यक रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना पंजीयन कराए खाद्यान्न बिक्री का व्यवसाय करता है अथवा साफ सफाई को लेकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ प्राधिकरण द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद नगर परिसर में पुराने विवाद को लेकर इमरान नामक युवक पर आरोपी इकबाल, अय्याज, एजाज व अन्य 2 आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। इस कातिलाना हमले में घायल हुए इमरान को इरविन अस्पताल के वार्ड क्रमांक 16 में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस समय आरोपियों को इरविन अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया जा रहा है। ऐसी भनक लगते ही इन चारों आरोपियों पर इरविन अस्पताल में ही हमले की तैयारी की गई, मगर इसके पहले ही पुलिस को इस मामले की खबर लग गई, जिसके चलते कोतवाली व गाड़गेनगर पुलिस की टीम इरविन अस्पताल पहुंची, जिन्हें देखकर हमले की तैयारी करने वाले लोग मौके से भाग गए। जिले में रोजाना विभिन्न समस्याओं को लेकर खुदकुशी की घटनाएं उजागर होती दिखाई दे रही हैं, जिनमें अधिकतर लोग फांसी व जहर गटक कर मौत को गले लगा रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर 4 लोगों ने जहर गटक कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के देवकली निवासी राजकुमार उमेश भांदे ने शुक्रवार की रात अपने घर में चूहा मारने की दवा खा ली थी, जिसकी इरविन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के तलेगांव निवासी विनोद रामकृष्ण नागपुरे ने शनिवार की सुबह घर से कुछ ही दूरी पर अपने खेत में जाकर जहर गटक लिया। इसके अलावा शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के कोलविहीर में नितिन बापूराव इंगले ने व नेरपिंगलाई निवासी मयूर दीपक भागवत ने शनिवार को जहर गटक कर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। चारों ही मामले उजागर होने के पश्चात पुलिस ने घटनास्थलों पर जाकर पंचनामा किया। फिलहाल इन चारों आत्महत्याओं की वजह सामने नहीं आ पाई है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा जूनी बस्ती परिसर निवासी 35 वर्षीय महिला ने खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के फतेहपुर जावरा निवासी अशोक मरसकोल्ले अपने परिवार के साथ सो रहे थे। इस समय चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसे धनराज पन्नासे को उनके घर के सदस्यों ने धर दबोचा और आरोपी धनराज को तिवसा पुलिस के हवाले किया गया। परतवाड़ा के सरमसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा परिसर में मंदिर की चाबी को लेकर हुए विवाद में आरोपी दिलीप मोरे ने राजेश मिश्रा पर लोहे के कत्ते से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी दिलीप की तलाश शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।